मेरी जो मेंस में स्ट्रेटेजी थी वो थी कि 1 मंथ 1 सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी न्यूज़ में रही हैं, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, डेटा, मैंने इन सबको एक जगह लिख लिया और फिर जो है टॉपिक वाइज उनके आगे मैंने मार्किंग कर दी, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि मैं इस फैक्ट का यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक में कर सकता हूँ। जैसा आप नोट्स बनाओगे वैसा ही आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल्स, फैक्ट, रिपोर्ट, डेटा जो भी है हमारे पास वो हिंदी माध्यम में थोड़े कम अवेलेबल है, और चूंकि कम अवेलेबल है तो उत्तर लेखन में हम इसका अभ्यास नहीं कर पाते। साथ में उनका अभ्यास कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सब हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन के साथ कैसे लिंक करके हमें पढ़ना है, इसका भी अभाव देखने को मिलता है। क्योंकि मेंटरशिप है नहीं, बच्चे के पास गाइडेंस है नहीं, तो वो कैसे स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करें। क्या नहीं ये बात है, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है 2019 में की थी। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन समाप्त हो गया था तब मैंने सिविल सर्विसेज को एक तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी और अपना करियर डेवलपमेंट के तौर पे देखा। तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए और जो भी मैं इस फील्ड से सीख सकूं, ताकि फिर जो भी मैंने ओवर द पास्ट ईयर्स जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसका मैं कैसे एक तरीके से समाज को वापस से वो सर्विस दे सकूं। इसी के साथ कुछ अपने जो थॉट्स होते हैं, जो हमने जो भी सीखा है उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और चूंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको लोगों से जुड़ाव महसूस करता है, साथ में आप जो आपके सामने जो समस्याएं हैं आप उसको प्रत्यक्ष तौर पर सोल्व कर सकते हो, साथ में सरकार आपको अथॉरिटी भी देती है। तभी मैंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। और इसी क्रम में मैंने 3 मेंस दिए हैं और 2 इंटरव्यू दिए हैं। देखो, शुरुआती दिनों की बात करूँ तो सबसे पहले मीडियम को लेकर कन्फ्यूजन था कि हिंदी मीडियम लूँ या इंग्लिश मीडियम लूँ। और चूंकि 12th तक मेरा मीडियम हिंदी ही रहा तो मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम लेना ही मेरे लिए बेहतर होगा। और साथ में हिंदी मीडियम के साथ कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी है। स्टार्टिंग के दौर पे मैं बताऊं तो जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में लिंक बिठाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि बीटेक का जो माध्यम था वो पूर्ण रूप से मेरा इंग्लिश ही था। इसके बाद कंटेंट को लेकर कई समस्याएं आई। हिंदी माध्यम में इतना बेहतर कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो उसको लेके मैंने कई बुक्स पढ़ी और साथ में कई नोट्स मटेरियल वो सब पढ़े। परंतु फिर बाद में मुझे ये लगा कि ये सब जो है गुणवत्तापूर्ण दृष्टि से सही नहीं है। इसी के साथ तीसरी समस्या मुझे ये है कि करंट अफेयर को लेकर भी कई पहलुओं पर हम जैसे बात कर सकते हैं, जैसे कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे अच्छे न्यूज़पेपर है जो कि अपने जिनकी विश्लेषण क्षमता काफ़ी ज़्यादा उच्च गुणवत्ता की होती है। उनकी जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी ब्रीफ और टू द पॉइंट होती है, जो कि हिंदी माध्यम में अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ कई जैसे बुक्स की समस्याएं हैं, कंटेंट की समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं मुझे आमतौर पर मैंने उसका सामना किया है। तो सर हिंदी मीडियम में आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए हैं जो इंग्लिश मीडियम से अलग होते हैं, या सेम रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हैं? कुछ कुछ रिसोर्सेज तो सेम है। इसी के साथ मैंने कुछ इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज भी फॉलो किए हैं, और जिनका मैंने खुद ने ही फिर बाद में ट्रांसलेशन किया या मैंने खुद ने ही अपने उसके नोट्स बनाए हैं। तो ये सब मैंने फॉलो किया। इसी के साथ जैसे कि कुछ एन सी आर टीज ज्योग्राफी के लिए रिकमेंडेड होती है, 11th और 12th के एन सी आर टीज, तो उसके लिए मैंने वो पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एन सी आर टी देखी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे कि अपना स्पेक्ट्रम वाली बुक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है जो कि स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है। तो वो सब मैंने फॉलो किया। साथ में मैंने उनके अपने खुद के नोट्स भी बनाए, जिससे कि मैं लास्ट के समय में क्विक रिवीजन कर सकूं। तो वही है कि इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज और हिंदी मीडियम के रिसोर्सेज, इन दोनों को ही मैंने अपनी प्रिपरेशन की मुख्य धारा में रखा। देखो, प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो हमारे प्रीलिम्स का जो पेपर है वो दोनों ही भाषाओं में छपता है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो प्रीलिम्स के तौर पर हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के बीच में विभेद करना मुश्किल है, क्योंकि पेपर दोनों ही मीडियम में छपता है। परंतु हाँ, जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स का जो पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम में कंटेंट की कमी है, जिसकी वजह से कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम वहां पर समझ नहीं पाते हैं और नहीं सही से हम उसको पढ़ पाते हैं। तो वहां पर जो 5 से 10 क्वेश्चंस का जो गैप है वो उत्पन्न हो जाता है। तो वह इसीलिए जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है वो भी रिलेटिवली डाउन आता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कंटेंट की कमी है उसी के कारण वही फिर बाद में हर एक एस्पेक्ट पर रिफ्लेक्ट होती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या चाहे इंटरव्यू हो। इसी के साथ हिंदी माध्यम में जैसे कि कुछ आत्मविश्वास की भी कमी होती है, क्योंकि मीडियम उनका हिंदी रहता है और औपनिवेशिक काल में इंग्लिश हमारे ऊपर थोपी गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि औपनिवेशिक मानसिकता, तो उसी के तौर पर हम
जो है थोड़ा आत्मविश्वास थोड़ा कम फील करते हैं। और मैं भी अपने कई ऐसे जान पहचान वाले स्टूडेंट से या परिचितों से मिला हूँ, उनका एक ही सवाल होता है, क्या सर मैं हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या सर मेरा हो तो जाएगा ना, या मैं मीडियम चेंज कर लूँ। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि माध्यम बाधा नहीं बनता है, कंटेंट बाधा बनता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा इस पर। देखो मेंस के लिए सबसे पहले इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास सिलेबस है। प्रीलिम्स में आपके पास कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। यूपीएससी ने 5-6 सब्जेक्ट मेंशन कर दिए, और इसके अलावा उन्होंने कोई आगे की गाइडलाइन या उनको सब सब डिवीजन में आगे विभाजित नहीं किया है। जबकि मेंस का आपके पास एक एक टॉपिक है, एक एक सब टॉपिक है। तो जिससे क्या है कि आपको नोट्स बनाना वो काफ़ी आसान है। मेरी जो मेंस में स्ट्रेटेजी थी वो थी कि 1 मंथ 1 सब्जेक्ट, एक मंथ में मैं एक सब्जेक्ट, या यूं कह सकते हैं कि एक पूरे पेपर को मैं कवर करता था। और साथ में उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको गूगल करके, और या विभिन्न टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड बुक्स वहाँ से मैं अपने नोट्स प्रिपेयर किए। और एक बार जब मेरे नोट्स बन बन गए, उसके बाद मैंने उसको करंट अफेयर से जो है धीरे धीरे उसका मैंने ऐड करता गया, जिससे कि मैं करंट भी एक तरीके से मैं अपना अपडेट रख सकूं। और साथ में जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स जो है वो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे जो ईडी का छापा है वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पड़ा है, और साथ में जो सीएम है उनको तत्कालीन दिल्ली सरकार के सीएम उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि केंद्रीय मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। तो वहीं अगर हम मेंस में कुछ सवाल आता है, फॉर एग्जांपल कि संघवाद के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने पूरे साल भर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी न्यूज़ में रही हैं, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, डेटा, मैंने इन सबको एक जगह लिख लिया। और फिर जो है टॉपिक वाइज उनके आगे मैंने मार्किंग कर दी, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि मैं इस फैक्ट का यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक में कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैंने पूरी एक अलग से मैंने कॉपी बनी, और यही चीज़ मैं करता गया, जिसकी वजह से एक मेरे पास एक गुणवत्तापूर्ण एक तरीके से कंटेंट तैयार हो गया। तो जिसको मेरे मेंस में काफ़ी मदद मिली। हाँ मैं इस बात से काफ़ी तौर पर सहमत हूँ। जो इसके पीछे जैसे कि एक तो कंटेंट की समस्या है, दूसरा है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हिंदी मीडियम में जो अध्यापक हैं साथ में मेंटोरशिप है, इसका अभाव रहता है। तो जिसकी वजह से बच्चे को सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को अपने आंसर को कैसे वैलिडेट करें या कैसे उसको और अच्छा लिखें। वो जिस परंपरा से वो लिखा आ रहा है उसी परंपरा से वो लिखता रहता है। दूसरा इसका जो मेन कारण मुझे लगता है वो ये है कि जैसा आप नोट्स बनाओगे वैसा ही आपका आंसर होगा। आज के जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के मोस्टली एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने नोट्स पैराग्राफ फॉर्म में बनाते हैं। अब क्योंकि नोट्स पैराग्राफ फॉर्म में बने हुए जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली जो चीज हमारे हिट करती है दिमाग को वो करती है नोट्स की, नोट्स में क्या लिखा है। और साथ में उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास सोचने का इतना टाइम नहीं रहता है, इनोवेशन करने का टाइम नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं कि नोट्स में अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है तो उसी को हमने एग्जाम में भी पैराग्राफ फॉर्म में हम लिख के आ जाते हैं। तीसरी समस्या जो मेरे को लगती है वो है कि हिंदी माध्यम में थोड़ा लिखने की स्पीड रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि बार बार पेन उठाना पड़ता है। तो वो समस्या इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो, जबकि हिंदी माध्यम में ऐसा नहीं है। तो बार बार आपको पेन उठाना पड़ता है, जिससे औसतन उसकी स्पीड गिर जाती है। चौथा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल्स, फैक्ट, रिपोर्ट, डेटा जो भी है हमारे पास वो हिंदी माध्यम में थोड़े कम अवेलेबल है। और चूंकि कम अवेलेबल है तो उत्तर लेखन में हम इसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। साथ में उनका अभ्यास कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सब हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से हमारा उत्तर जो है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। और चूंकि हमारा कंपटीशन इंग्लिश मीडियम से है तो हम वैसे ही थोड़े रेस में पीछे हो जाते हैं। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन के साथ कैसे लिंक करके हमें पढ़ना है, इसका भी अभाव देखने को मिलता है। क्योंकि मेंटरशिप है नहीं, बच्चे के पास गाइडेंस है नहीं, तो वो कैसे स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करें और कैसे उसको इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे लिंक करें। तो इस चीज़ का अभाव देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको कि अगर मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि बायोफ्यूल के क्या क्या इफेक्ट है या उसके क्रम में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, तो आप इस आंसर का बेहतर से जवाब तभी दे पाओगे जब आपको इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा या करंट में होने वाले इवेंट्स के बारे में पता होगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी आपको पता होगा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता की। इसी क्रम में भारत ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसको हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपने इस चीज का उपयोग इस प्रश्न में कर दिया तो आपका मैं कह सकता हूँ कि 1/4 या आधा नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका एक वैल्यू एडिशन हो गया जो कि नॉर्मल कंटेंट से अलग है।
तो बेसिकली आपको नॉर्मल कंटेंट प्लस वैल्यू एडिशन और प्लस आपका जो करंट अफेयर है, इसके साथ आप कैसे इंटरलिंक करके पढ़ सकें, कैसे आप ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट के साथ लिंक करके फिर इन्वायरमेंट को इकोनॉमी, इकोनॉमी को इकोलॉजी, इकोलॉजी को वापस से ज्योग्राफी के साथ कैसे लिंक करके पढ़ सके, तो ये समस्या देखी जाती है। और इसकी समस्या सीधी सी बात है कि आपके पास ऐसा गाइडेंस नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों को आप इंटरलिंक कर सको। इसके अलावा जो लास्ट समस्या जितना मैं अभी सोच पा रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि लास्ट समस्या है कि हिंदी मीडियम में जो छात्र हैं वो रिसोर्सेज पर लिमिटेशन रखते हैं कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है और मैं यही पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ूंगा। जैसे कि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के उन्होंने काम खत्म कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि हालांकि रिसोर्सेज कम पढ़ने चाहिए, परंतु पर्याप्त भी पढ़ने चाहिए। अगर आपके रिसोर्स की संख्या ही कम होगी तो आपके मार्क्स या आपका जो नॉलेज होगा वो भी उसी हिसाब से उतना ही कम होगा। तो मैं ये कहूँगा कि रिसोर्सेज को डेस्टिनेशन ना बनाएं, रिसोर्सेज को आप यूटिलाइजेशन के तौर पे देखें, उपयोगिता के तौर पे देखें। जैसे कि आपने 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ी तो उसमें जैसे एक थिंकर का जिक्र है, जॉन रॉल्स का। तो उन्होंने अगर न्याय के बारे में कुछ बोला है तो आप सिर्फ उसको पढ़ो मत, उसको याद भी रखो। क्योंकि अगर मान लो एथिक्स में या किसी हमारे निबंध में या जीएस 1 के जैसे सोसाइटी वाले पेपर में ना, भारतीय संविधान भारतीय समाज वाले खंड में अगर कुछ प्रश्न पूछा जाता है न्याय के बारे में, तो कम से कम आप जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको आप कोट कर सकते हो। अगर आपने ये कोट कर दिया तो ऑब्वियसली आपका आधा नंबर बढ़ जाएगा। तो यही है, सब आंसर राइटिंग के विभिन्न पहलू हैं जिसके ऊपर आपको क्या है, काम करना होता है। और ये सब जो चीजें हैं वो एग्जाम से पहले होती है। जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी के बीच में, या प्रीलिम्स से भी पहले, एग्जाम से पहले, ये सब चीजें उस टाइम होती है। और वो भी एक प्रॉपर, मैं कह सकता हूँ कि या तो किसी अच्छे अध्यापक के निर्देशन में या किसी एक अच्छे मेंटर के निर्देशन में, जिससे कि आपको हर एक एक आंसर राइटिंग की बारीकियां जो है वो बता सके। मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ जैसे टॉपर्स हैं तो उन्होंने फ्लो चार्ट डायग्राम्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। और इवन मैंने भी जो भी आंसर मैं लिख के आया हूँ अभी GS 1 2 3 4 में, मैंने उसमें भरपूर रूप से फ्लो चार्ट डायग्राम्स, मैप, चाहे वो वर्ल्ड के हो या अपने इंडिया के हो, साथ में कहाँ कहाँ पे, जैसे एक भूकंप के तौर पर एक क्वेश्चन आया था तो मैंने उसमें एक भारत का मैप बनाया और कहाँ कहाँ पे भूकंप वाले एरिया हैं, जोन 4, जोन 3, जोन 2, ये सब मैं उस पर दर्शा के आया हूँ। तो वो डिपेंड करता है, आपके पास मौका रहता है, आपके पास काबिलियत भी रहती है, तो आप क्या करो कि उन सब चीज़ों का अभ्यास करो। क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। और मैं आंसर राइटिंग के तौर पे सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग जो है वो अपने आप में एक प्रैक्टिस है, अपने आप में एक जर्नी है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए, ये अपने आप में एक प्रोसेस है। तो जब तक आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, बेहतर आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। और साथ में हम भी वैल्यू एडिशन, रिपोर्ट्स, इन सब का यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न तरीके के फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही बनाते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी बनाते हैं बिल्कुल। देखो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है हिंदी मीडियम से, वो मिलता है आपको आंसर राइटिंग में ही मिलता है। देखो अब आप पूछोगे कि आंसर राइटिंग में कैसे मिलता है, अभी तो आप बोल रहे थे कि आंसर राइटिंग में हमको बहुत सारी हानियां हैं, पर देखो आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एस्से का पेपर था, मुझे पता है कि मैं उसमें एक जैसे एक ऐसे आया था, उसमें जब मैं मॉक टेस्ट लिख रहा था तब उसमें एक ऐसा आया था जिसमें लगन का, लगन के बारे में पूछा गया, परजीवरेंस के बारे में पूछा गया, लगन के बारे में। तो उसमें मैं ये चीज़ लगन, मेहनत, ये वो जो ऐसा था वो इससे संबंधित था। तब उसमें मैं कुछ एक लाइन लिख के आया था कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। तो अब ये जो दोहा है कबीर का, इसको इंग्लिश मीडियम वाले यूज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने पढ़ा है और ना ही वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट दोहे हैं या इंपॉर्टेंट कविताएं हैं, कहानियां हैं बहुत अच्छी अच्छी। हम तो पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा की जो भी कहानियां हैं, हम तो उनको भी कोट कर देते हैं। और कोई गाना हो गया, कोई शायरी हो गई, शेरो शायरी, जो भी मन में आता है क्रिएटिविटी के तौर पर, डेफिनेटली हम उसका यूज़ करते हैं। और साथ में रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, कई ऐसे संत है, दार्शनिक है, लेखक है, अभिनेता, इन सबके द्वारा बोले गए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वो भी हम कोट करते हैं, क्योंकि वो जनरली अपने हिंदी में ही बोले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो हिंदी का जो मतलब इस तौर पर मतलब मैं कह सकता हूँ कि एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा जो हमारा एथिक्स का पेपर है उसमें भी कई तरीके के एडवांटेज हैं, कई तरीके के से रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि अपने आसपास ही घटित होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदी मीडियम का अगर कोई छात्र है तो वो जमीन से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है।
तो ग्राउंड लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा ही डाल सकता है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला या कोई ऑफिस में पढ़ने वाला छात्र मेरे हिसाब से तो वो चीज़ नहीं डाल सकता। और इसी के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि 30 से 40 नंबर का जो अंतराल है, हम ऐसे और एथिक्स इन दोनों में ही डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल भी अगर अच्छा हुआ तो मैं कह सकता हूँ ये आंकड़ा 50 से 60 नंबर भी डेफिनेटली पहुंच सकता है। तो यही है कि हमें मतलब काफ़ी एडवांटेज भी मिलते हैं, कई पेपर्स में मिलते हैं। इसके अलावा एक इंटरव्यू वाला डायमेंशन भी मैं थोड़ा टच करना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसका ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। तो उससे एंड में ये पूछा गया कि अच्छा आप जा रहे हो, आप हमें कुछ ऐसी बात बताओ जिसको हम जो है वो अपने मन में एकदम संजो के रखें और साथ में हम भी मोटिवेट हो जाएं। तब उसने मेरे को एक कविता सुनाई थी जो कि मुझे भी याद थी। तो उसने मतलब कुछ इस प्रकार से कविता सुनाई थी जाकिर खान की कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब बेखुमार हूँ, हाथ में मशाल लिए मैं लड़ रहा हूँ रात से, न शून्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। तो उन्होंने जैसे ये लाइन सुनी तो मतलब इंटरव्यू पर एकदम प्रसन्न हो गया और उसको उस साल मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में। तो यही है कि आप जो है आपका जो नॉलेज है आप उसको कैसे बढ़िया से एक्सप्रेस कर पाते हो, कैसे उसको इंटरव्यू वाले में या मेंस वाले में कैसे आप यूटिलाइज कर पाते हो, ये सब उसी का ही खेल है। देखो ऐसे का अगर आपको कोई भी टॉपिक दे रखा है तो सबसे पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। उससे ये देखो कि कौन कौन से डायमेंशन जनरेट हो सकते हैं। अ, क्या वाला डायमेंशन जनरेट हो रहा है, या क्यों वाला हो रहा है, कैसे वाला हो रहा है, कब हो रहा है। तो इन सब डायमेंशन को आप पकड़ लो एक बार। दूसरा आपको ये काम करना है कि इसके रिगार्डिंग क्या कोई कोटेशन दिमाग में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूँ कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर कोई निबंध आया है तो आप उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो। आप उसकी शुरुआत कर सकते हो कि भीमराव जी अंबेडकर के एक स्टेटमेंट द्वारा उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज द्वारा महिलाओं के विकास की गुणवत्ता के आकलन से करता हूँ। तो अगर आपने इससे स्टार्ट कर दिया तो इससे बढ़िया स्टार्ट क्या होगा। आप फिर सोचो, आपने सीधा उस महिला सशक्तिकरण का जो कोर था या जो मर्म था आपने उस मर्म को टच किया है। तो आपकी जब शुरुआत ही इतनी बेहतर हो गई और साथ में अगर आपने इससे रिलेटेड कोई कहानी लिख दी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी एक कोई जनरल सा एग्जांपल ले सकते हो या आपके आसपास का कोई एग्जांपल ले सकते हो। अगर मेरे साथ में अगर ऐसा कुछ महिला सशक्तिकरण के ऊपर आता है तो मैं अपनी माँ का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैंने माँ की जर्नी को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और कैसे उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया है। जो कि मैं मानता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, एक मजदूर के लिए तो ये एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो ऑब्वियसली कि आप रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स उठाओ या कुछ ऐसे इतिहास के एग्जाम्पल्स उठाओ। तो ये हिंदी माध्यम में बहुत वैरायटी होती है। आप कहानी से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक तो कोटेशन से स्टार्ट करूंगा, एक मैं कहानी से स्टार्ट करूंगा। और जिस ऐसे को मैंने कहानी से स्टार्ट किया है उसको मैं मतलब मैंने ये देख लो कि 50 से 60 कहानियां पहले से दिमाग में रख रखी थी कि जहां पर भी जो भी कहानी फिट बैठेगी वहां से स्टार्ट कर दूंगा। अगर मान लो कि कोई कहानी फिट नहीं बैठी तो सीधी सी बात है मैं वहां पर कोई नई कहानी जनरेट करके या कुछ नए तरीके से मैं ऐसे लिख पाऊंगा। तो इंट्रो में आपके पास विविध तरह की अपॉर्चुनिटी है। आप मैं तो आपको क्या बोलूँ अंकुर जी कि आप और तो और आप हिंदी माध्यम में गाना भी लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में ये आपके पास स्वतंत्रता ही नहीं है। मेरा जो फ्रेंड है वो गाने लिख के आया है, शायरियाँ लिख के आया है, गजलें लिख के आया है। तो मतलब उसको और ऐसे में उसका 140 प्लस स्कोर था, 144 था, ये देख लीजिए। तो ये है कि आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं मेन बॉडी की बात करूँ तो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे। अच्छा ये एग्जाम्पल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपको मैगजीन से मिलेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपको अगर आपने कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है तो आपका मेंटोर जो होगा वो आपको ये एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवाएगा। या आपका कोई अध्यापक है या आपके कोई कोचिंग के नोट्स हैं वहां से आप एग्जाम्पल उठा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट आईएएस आईपीएस या कोई समाज का एक नॉर्मल आदमी भी जो है नॉर्मल आदमी के रिगार्डिंग भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। तो ये जो आप धीरे धीरे आपकी जो भी बात है या जो भी डायमेंशन है उस डायमेंशन को आप लिखते जाओ, साथ में एक आध एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करते जाओ, जिससे कि जो पढ़ने वाला है जो एग्जामिनर है वो भी बोर नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई सिर्फ बोल बच्चे ने लिख के आया है या सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान लिखा हुआ है, कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, तो देखो ऐसे इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगा। और ऐसे के मार्क्स कितने आते हैं वो उसका एक पैरामीटर ये रहता है कि आपका ऐसे कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आपने डिफरेंट टाइप्स के आप पेन यूज कर सकते हो। साथ में कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में भी हमारा जो दर्शन है उस दर्शन की कई सारी बातें आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर
अगर मैं ये कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के ऊपर कुछ ऐसे आया है, तो आप उसमें वसुदेव कुटुंबकम का जिक्र कर सकते हो, जो कि हमारे भारतीय दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो यही है कि ये सब बातें आपको इंग्लिश मीडियम में थोड़े ही मिलेगी। तो हिंदी माध्यम में ये है कि ऐसे में, एथिक्स में, और साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो ये आपको स्वतंत्रता होती है, देखो इसमें। देखो, मेरे जो शुरू के 2 अटेम्प्ट थे प्रीलिम्स के, तो वो मेरे नहीं निकले थे। वो मैं 2 नंबर और 1 नंबर से मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। और उसके पीछे मेन रीज़न जो मुझे लगता है, वो है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला। और गाइडेंस देने के लिए अगर मेरे पास कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता, कोई ऐसे व्यक्ति होता जिसके ऊपर मैं 100% भरोसा कर पाता, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास था नहीं। साथ में कुछ मेरे साथ वाले दोस्त प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनकी भी स्थिति मेरे बराबर ही थी। उनके पास भी गाइडेंस नहीं था, और उनका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ शुरू के 2 अटेम्प्ट में। अगर आपको याद होगा अंकुर जी, 2020 वाला प्रीलिम्स और 2021 वाला प्रीलिम्स, ये दोनों ही प्रीलिम्स पोस्टपोन हुए थे। जून में उनका शेड्यूल था कि एग्जाम होना है, परंतु वो अक्टूबर में उनका एक्चुअल एग्जाम हुआ। तो ये बीच के जो 3 या 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में क्या करना है, ये हमें हम मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको नहीं पता था। तो हमने कभी तो ऑप्शनल उठा लिया, कभी हम ऐसे की प्रैक्टिस करने लग गए, और कभी हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करने लग गए, कभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कभी हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन 4 महीनों का यूज़ कैसे करूँगा। दिमाग में ये था कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ तो। और मैंने फिर उस टाइम आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दी। अगर कोई एक अच्छा मार्गदर्शक मेरे पास होता, तो ऑब्वियस ये बात है, वो मुझे गाइड करता कि नहीं, अभी प्रीलिम्स का पढ़ो। भले ही प्रीलिम्स का जो है वो डेट पोस्टपोन हो गया है, पर आप प्रीलिम्स को छोड़ नहीं सकते हो। और प्रीलिम्स जो है निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एक बार प्रीलिम्स नहीं निकला, तो सीधी सी बात है, आपका 1 साल पूरा जाएगा, और आपको अगले साल जो है उसका प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने ये गलतियां मेरे से हुई है। अगर मेरे पास अच्छा मार्गदर्शक होता, तो डेफिनेटली वो जो मेरे 4 महीने हैं, उसका मैं प्रभावी तौर पर उपयोग कर पाता। और वही है कि उसको मैं जो है शायद और ज़्यादा अच्छे से और कर पाता मैं। देखो, GS1 के अगर मैं बारे में बात करूँ, तो उसमें 4-5 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि एक तो इतिहास हो गया, इसके अलावा विश्व विश्व इतिहास, और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर एवं इंडियन सोसाइटी का पोर्शन कुछ आता है। इसके अलावा ज्योग्राफी वाला पोर्शन आता है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जो GS1 में आते हैं। मेरी पर्सनल तौर पे स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। मैं 1 वीक 1 सब्जेक्ट वाली रणनीति अपनाता हूँ। फिर प्रीलिम्स के लिए भी मोर और लेस यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, मेंस के लिए भी यही फॉलो करता हूँ। साथ में 1 वीक 1 सब्जेक्ट में आप मैं उसको सबसे पहले नोट्स पढ़ता हूँ। उसके अलावा बाद में जो भी मेरे PYQs दे रखे हैं, उसको मैं लिखता हूँ, लिखने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा मार्केट में अगर कोई टेस्ट सीरीज होती है जो मुझे अच्छी लगती है, तो उसको मैं रेफर कर लेता हूँ। इसके अलावा सिलेबस में, UPSC के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं, उसको मैं गूगल जरूर करता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को 4-5 फायदे हो जाते हैं। सबसे पहले, उसके बारे में क्वालिटी कंटेंट मेरे को मिल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है, तो वो मुझे मिल जाता है। तीसरी बात, कोई रिसेंट में कमेटी बैठी हो, या इंपॉर्टेंट कोई नया फैक्ट निकला हो, है ना, तो वो मुझे मिल जाता है। तो इस तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने स्टैटिक पोर्शन को करंट के साथ लिंक कर पाता हूँ। तो जब भी आपके पास जब भी एस्पिरेंट जो बिगिनर्स हैं, वो अगर कुछ भी अगर ऐसा करें, तो ये डायमेंशन जरूर ध्यान रखना कि एक बार आपके पास स्टैटिक के नोट्स होने चाहिए, और दूसरा, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स वो भी आपके पास होने चाहिए। जैसे ज्योग्राफी है, फॉर एग्जाम्पल। ज्योग्राफी में सबको पता है कि ग्लोबल जो भी हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, या हम कहें कि जो भी हमारे ग्लेशियर झीलें हैं, वो बाढ़ में परिवर्तित हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपके पास करंट का एक एग्जाम्पल भी है, तो आपका आंसर नॉर्मल से बढ़िया हो गया। तो यही तो है वैल्यू एडिशन, यही तो है मेंटरशिप की एक तरीके से खासियत। तो अगर आपके पास वैल्यू एडिशन के तौर पे कुछ आपके पास एक नया पॉइंट हो गया, जैसे कि चमोली में अभी ग्लेशियर लेक और GLOF हम कहते हैं, वो अगर आया है, तो आपने उसको एग्जाम्पल को कोट कर दिया, तो आपका करंट वाला जो पोर्शन है वो भी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि जो भी आपदाएं हैं, उसका मेंशन भी भूकंप वगैरह से लिंक हो जाता है, तो ये वो भी मेंशनड है इसलिए उसमें। और साथ में करंट अफेयर भी आपने लिंक कर दिया। साथ में इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, या हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन है, साथ में सविना अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। इनके ऊपर मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं, इनके क्या क्या कारण थे, क्या क्या इनके परिणाम निकले हैं, और साथ में इन सब आंदोलनों का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है, कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां जो है वो अपनाई गई हैं, या कौन कौन से इसमें जो है इनका सामाजिक आधार था, महिलाएं पार्टिसिपेंट थी, या पुरुष थे, किसान वर्ग था, या श्रमिक वर्ग था।
तो इसके क्या डिफरेंट डायमेंशंस आपको तोड़ने पड़ेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें मेरा ये था कि मैंने एक बार पढ़ लिया, बस बहुत है, आंसर राइटिंग नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो थे उसके मैं उनका जो भी भारांश है हमारे मेन 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 मुख्य परीक्षा में, तो उसी भारांश के अनुसार मैं उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करता था। तो PYQs अटेम्प्ट किए, फिर मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, और मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। देखो, GS2 और GS3 का पेपर है वो दोनों ही करंट ओरिएंटेड है। तो करंट में जो भी इवेंट्स होते हैं उसको आप नोट कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको तो डेफिनेटली आप नोट्स बना ही लो। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबको पता है कि हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन था। तो इसके बारे में आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स होते हैं, मैंने नोट्स बना लिए थे, तो अगर आपके पास नोट्स होते तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर ड्रिवन है, नो डाउट। दूसरी बात कि करंट अफेयर के नोट्स आपके पास होने चाहिए, और खास करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, सबके हो जरूरी नहीं है, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तो डेफिनेटली होने ही चाहिए। मेरे पास नोट्स है तो मैंने उसका भरपूर उपयोग किया। तीसरी बात, वैल्यू एडिशन मटेरियल इसमें भी काम आता है। चाहे अगर मैं राज्य व्यवस्था की बात करूं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से करोगे? किसी अनुच्छेद से करोगे, या किसी कमेटी की रिकमेंडेशन से करोगे, या जो भी समसामयिक घटनाएं होती है उन्हीं से ही करेंगे हम। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डाटा मिल गया, फैक्ट मिल गया, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। या परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे संघवाद के ऊपर प्रश्न आ गया तो संघवाद की परिभाषा हम लिखेंगे। तो इन सब माध्यमों से आप शुरुआत कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आपको कंटेंट अगर रिच बनाना है तो आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, ये रियलिटी है कि हिंदी मीडियम में इतना कंटेंट, क्वालिटी रिच कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उतना अवेलेबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक है उस पर गूगल सर्च करो, और उस वहां से आउटपुट लेने की कोशिश करो। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा आपको। जब तक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और खास करके UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो ChatGPT हो या वेबसाइट का यूज करना हो, करंट अफेयर की डिफरेंट टाइप की मैगजीन हो, इन सब का आपको टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज करना पड़ेगा। तो इन सब का यूज कीजिए और एक बेहतर कंटेंट का निर्माण कीजिए। देखो, आपने उत्तर लेखन के बारे में पूछा मुझसे, तो उत्तर लेखन का मेन पर्पज यही है कि, और ये मेन प्रैक्टिस से आएगा, और कोई नहीं आएगा। ये नहीं है कि कोई उनकी जगह कोई दूसरा एग्जाम देने चला जाए, ऐसा संभव भी नहीं है। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं अपनी ही बात बताता हूँ। मैंने जब मैंने आंसर राइटिंग शुरुआत की थी, तब मेरे आंसर एकदम बच्चों जैसे थे, और मैं तो कहूँगा बच्चों जैसे भी नहीं थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई 8th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा भी इससे बढ़िया आंसर लिख सकता है। तो लेकिन मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया, और मैंने अपना ये टारगेट बनाया है कि अ, जब तक मैं 2 से 3 हजार क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं कर कर लेता, तब तक मैं लगा रहूंगा, भले ही कितना भी मुझे डिमोटिवेट फील होता हो। तो मैं ये चीज करता गया, और मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत की। मतलब दिन के मैं 30 से 40 आंसर एक साथ एक एक दिन में कभी कभी लिखता था। कभी कभी 2 पेपर भी लिखे, 3 पेपर भी लिखे मैंने एक ही दिन में। मतलब अंगुलियां सूज जाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये आपको सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा अंदर से। ये कोई बाहर से तो चलो एक दिन 1 घंटा, एक दिन या एक हफ्ते तक काम किया, बाकी बाद में तो आपका खुद का जो अंदर का मोटिवेशन है कि आप IAS क्यों बनना चाहते हो, वही काम आएगा। दूसरी बात, कोई भी टॉपिक हो, मैं आंसर राइटिंग के तौर पे ये आपको सुझाव जरूर दूंगा कि कोई भी टॉपिक हो, आपके पास 300 से 400 शब्द होने चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, कि आप उसको बढ़िया से लिख पाओ। और वो भी क्वालिटी वाला कंटेंट होना चाहिए, कोई नॉर्मल कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसमें आपके रिपोर्ट्स आ गए, फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, किसी कमेटी का रिकमेंडेशन हो गया। आजकल देखो एक नया ट्रेंड भी चल रहा है, लोग केस स्टडी भी लिख के आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट केस स्टडी या इंपॉर्टेंट कहानी कुछ हो, जैसे कि कहानी का जिक्र तो आप ऐसे या एथिक्स में कर सकते हो, परंतु इंपॉर्टेंट केस स्टडी का जिक्र हो तो वो आप कर सकते हो, है ना। वो आप GS2 3 के पेपर में आप डेफिनेटली कर सकते हो, GS1 के पेपर में भी आप कर सकते हो। तो केस स्टडी का आप भी जो है जिक्र कर सकते हो। तो ये कुछ हो गया जो आपके आंसर को नॉर्मल आंसर से डिफ्रेंशिएट करेगा। जैसे कि अंकुर सर, आपको पता होगा कि अपन ने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने जल संकट के जो भी चुनौतियां हैं उसके से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। तब आपको पता है कि परंपरागत जल विकास पद्धतियां भी काफी ज्यादा मशहूर है। जैसे कि सबको पता है कि राजस्थान का टांका सिस्टम है ना, अरुणाचल प्रदेश का आपातानी मेथड है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के केस स्टडियां हैं जिसका यूज आप आंसर राइटिंग में कर सकते हो। तो आपके पास ऐसे क्रिस्प क्रिस्प छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए जिसका उपयोग आप उत्तर लेखन के अभ्यास में कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, या जिस भी सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वो सब्जेक्ट आप उठाइए,
उसकी एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए और धीरे-धीरे उसकी रेफरेंस बुक पे आप जंप करिए। डायरेक्ट आपको ये नहीं करना है कि आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक पे जंप कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो आपके जो बेसिक्स है वो आपके वीक रह जाएँगे। दूसरा सर, खुशी जी ने पूछा है कि आंसर राइटिंग कब से करें? देखो, मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक बार आप सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लो। एक बार जब आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए, जब आप वापस दूसरी बार उस सब्जेक्ट को वापस पढ़ोगे, उन्हीं नोट्स तो नहीं कहना चाहिए, उन्हीं रेफरेंस बुक को या मटेरियल को जब वापस पढ़ोगे, तब आप दूसरी बार आप नोट्स बनाओगे। तब नोट्स बनाते टाइम नोट्स बना के फिर उनको रिवाइज़ करके फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि तब तक क्या है, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आंसर राइटिंग में बेसिकली मुझे लिखना क्या है। जब तक आपको ये ही क्लियर नहीं होगा कि आंसर राइटिंग में आपको लिखना क्या है, तब तक आप आंसर राइटिंग करके आप टाइम खराब कर सकते हो। तो आपको आंसर राइटिंग कब करनी है? ऑब्वियसली जब आप पहली रीडिंग में तो आप सिर्फ पढ़ लोगे, दूसरी रीडिंग में आप जब नोट्स बनाओगे, तब नोट्स बनाने के बाद, रिवाइज़ करने के बाद, तब आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेरे अनुसार। देखो, सीसेट के जो 3 पिलर है हमारे पास, है ना? रीज़निंग, कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स। मेरा ये ज़ोर रहेगा कि अ, अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स वाला नहीं है, तो आप पहले कोई वीडियो लेक्चर सीरीज़ कोई फ़ॉलो कर सकते हो, या किसी एक एसएससी की कोई रिनाउंड बुक हो, प्रसिद्ध बुक हो, वो आप उसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स वाला है, तो मैं सीधा ये कहूँगा कि आप उसको देखिए अच्छे से, पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या रह रहा है। सबको जो वो क्वेश्चन पूछ, तो नंबर सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ में आपने देखा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे रिलाई करना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन, आपको रीजनिंग, आपको मैथमेटिक्स, आपको इन तीनों ही पिलर पर बराबर-बराबर काम करना होगा। क्योंकि यूपीएससी कब कौन-सा पिलर हार्ड पूछ ले, कोई नहीं कह सकता। तो आपको इन तीनों ही पिलर पर आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप पीवाईक्यू सोल्व करिए, और सीसेट के लिए एक एक कहा जाता है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। तो सीसेट के लिए यही ट्रिक है। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। रोज़ का अपना 1 घंटा निकालो सीसेट के लिए, कि सीसेट के मैं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो डेफ़िनिटली करूँगी ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपका सीसेट धीरे-धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।